हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो वो जो चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और फैराडे का नियम हमने पढ़ लिया था। तो देखो, जो फैराडे ने बताया, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताया अपने एक्सपेरिमेंट से, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो उसने वैल्यू बताई थी कि E इज इक्वल टू d∅/dt, कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी कुंडली में n फेरे हो तो हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उतना ही हमें फ्लक्स में परिवर्तन प्राप्त होता है। तो फैराडे ने बताया केवल परिमाण, फैराडे ने केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताया, डायरेक्शन नहीं बताई कि ये किस दिशा में होगा, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, उसके बारे में उसने कोई बात नहीं करी। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के प्रयोगों से हम केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में जान पाते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया या बताया सबसे पहले लेंज ने। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज लॉ। लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम, लेंज लॉ। तो लेंज ने क्या करा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा के बारे में या प्रेरित धारा की दिशा है उसके बारे में बात की। लेंज क्या कहता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उससे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। यानी किसी भी परिपथ में उनकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो पहले मैं नियम को लिखता हूं, क्या कहता है कि लेंज के नियम अनुसार लेंज के नियम अनुसार लेंज क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा, ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है सदैव इस प्रकार होती है कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करे। तो ये कहता है लेंज का नियम, मतलब दिशा को बता रहा है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा या घटा, तो उससे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अर्थात यदि किसी परिपथ से संबद्ध, कोई भी मानो परिपथ है, कोई कुंडली है, किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, वृद्धि। किसी परिपथ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स अगर बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो
प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। अब इनकी दिशा ऐसे होगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स को कम करे, तो हो गया विरोध। चुंबकीय फ्लक्स में अगर वृद्धि होती है उससे उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, तो ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर रही है। इनकी उत्पत्ति किस कारण से हुई है? चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि से हुई है। तो अब ये ऐसे होनी चाहिए कि फ्लक्स में कमी हो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी करें। ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर मान लो वृद्धि की जगह चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है तो इनकी दिशा ऐसी होगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स में क्या करे? वृद्धि करे। तो लेंज ये कहता है कि किसी भी परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप हमें पता है फैराडे के नियम से कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो लेंज इसकी दिशा बता रहा है कि इनकी दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करे। तो लेंज ने दिशा बताई, तो फैराडे के नियम से तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या होता है? d∅dt। ठीक है, ये परिमाण की बात कर रहा है। अब लेंज के नियमानुसार दिशा हम बात करें तो हम दोनों को मिला के लिखें। देखो फैराडे एवं लेंज के नियमानुसार दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? अगर दिशा की बात होगी यहां पर तो E इज इक्वल टू -d∅dt। E इज इक्वल टू क्या आ गया? -d∅dt। तो माइनस केवल यह ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसकी दिशा हमेशा ऐसे होगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करे? विरोध। तो माइनस विरोध को शो कर रहा है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? -d∅dt। तो ये था हमारा लेंज का नियम। तो देखो इसको हम डायग्राम से समझे। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कुंडली है, ठीक है, और मैं किसी छड़ चुंबक को इसके पास लेके आया। ये इसका मान लो N सिरा था, ये इसका S सिरा था। ये कोई बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, छड़ चुंबक है। इसको अगर इसके पास लेके आए कितने वेग से? v वेग से। तो अपन N को पास लेके आ रहे, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। तो अब यहां क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होगी, इस कुंडली में उत्पन्न होगी। तो अब कह रहे हैं कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करे। तो अब उत्पन्न होने का कारण क्या है कि आप इसको पास लेके आ रहे हो, तो धारा ऐसी होनी चाहिए कि पास आने का विरोध करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब N को लेके आओगे तो आने का, पास आने का विरोध कब होगा? कि जब ये वाला सिरा भी, कुंडली का ये वाला जो सिरा है वो भी क्या बन जाए? N बन जाए, यानी धारा यहां पर क्या हो? वामावर्त दिशा में हो। ये जो N सिरा है, कुंडली का जो तल है जो N के पास आ रहा है वो N की भांति व्यवहार करे, तो विरोध होगा कि नहीं होगा? ये N सिरा है, इस तरह से बल रेखा निकल रही है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो अपन N को पास लेके आएंगे तो कुंडली का तल किसकी भांति व्यवहार करेगा? N ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यानी कुंडली में जो धारा होगी वो कौन सी दिशा में होगी? वामावर्त दिशा में। ये कौन सी धारा है? प्रेरित धारा, वामावर्त दिशा में। समझ गए? तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि N के पास आएगा तो विरोध होगा कि नहीं होगा? भाई अपन N को N के पास लेके आ रहे हैं तो यहां क्या होगा? पास आने का विरोध, क्योंकि N और N के मध्य क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। ऐसे ही जैसे मान लो हमारे पास एक कुंडली है, अब मैं मान लो चुंबक के N सिरे को इससे दूर लेके जा रहा हूं,
एन सिरे को क्या लेके जा रहे हैं, इससे दूर लेके जा रहे हैं, तो अब दूर जाने का विरोध होना चाहिए, क्योंकि एन को आप दूर लेके जा रहे हो, इसके सापेक्ष हम गति करा रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा। तो अब इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि दूर जाने का विरोध करे। तो दूर जाने का विरोध का मतलब क्या होगा, बिल्कुल कि अब ये वाला जो सिरा है ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये बच्चों एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी कारण क्या होगा इसमें, क्लॉकवाइज। तो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी, प्रेरित धारा ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, दक्षिणावर्त दिशा में। प्रेरित धारा कौन सी दिशा में होगी, दक्षिणावर्त दिशा में होगी, क्योंकि एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तो एन और एस के मध्य क्या होगा, आकर्षण, यानी पास बुलाएगा, तो दूर जाने का विरोध कर रहा है तो एस बन गया, एन को पास ला रहे तो पास आने का विरोध, तो क्या बन गया, एन बन गया। तो ऐसे ही इसको हम एस ध्रुव लाके भी कर सकते हैं। इसका मान लो ये कुंडली है और हम मान लो छड़ चुंबक का कौन सा सिरा लेके आते हैं, एस सिरा लेके आए, कौन सा लेके आते हैं, एस सिरा, कितने वेग से, मान लो वी वेग से। तो एस को पास लेके आ रहे हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो एस के पास आने का विरोध, तो एस के पास आने का विरोध का मतलब कि अब धारा जो है, यानी कुंडली का जो तल है, वह धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, दक्षिणावर्त दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि अब एस को लेके आ रहे हो पास, तो पास आने का विरोध कब होगा कि कुंडली का ये जो तल है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, एस ध्रुव की भांति, यानी जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा कौन सी दिशा में होगी, दक्षिणावर्त दिशा में होगी। प्रेरित धारा कौन सी दिशा में होगी, दक्षिणावर्त दिशा में। ऐसे आप समझ जाओगे कि अगर मैं किसी कुंडली के तल के पास छड़ चुंबक के एस सिरे को दूर लेके जा रहा हूं, एस को दूर लेके जा रहे हैं, तो दूर जाने का विरोध क्या होगा कि कुंडली का तल क्या बन जाएगा भाई, किसकी भांति व्यवहार करेगा, एन ध्रुव की भांति, यानी ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, धारा क्या होगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट। तो ऐसे हम सीख सकते हैं डायरेक्शन। तो ये हम सीख लिया कि अगर आप किसी छड़ चुंबक के एन सिरे को पास कुंडली के पास लेके आते हो, तो कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, यानी उसमें जो प्रेरित धारा है वो वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। एन को आप दूर लेके जाओगे तो कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी उसमें धारा दक्षिणावर्त दिशा में होती है। छड़ चुंबक के एस को पास लेके आओगे तो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि तभी विरोध होगा, तो दक्षिणावर्त दिशा में धारा होगी। और छड़ चुंबक के एस सिरे को दूर लेके जाओगे तो किसी भांति व्यवहार होगा, कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी उसमें धारा क्या होगी, वामावर्त दिशा में होगी। यही लेंज का नियम है कि अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर रहा है, जिसकी उसकी उत्पत्ति हुई है उसी का विरोध कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने के कारण उत्पत्ति हुई है तो उसे घटाने की कोशिश में लगा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स घटने के कारण उत्पत्ति हुई है तो बढ़ाने की ट्राई कर रहा है, तो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर रहा है। यही क्या है, लेंज का नियम है। और देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित है ये, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। जैसा आपने पढ़ा था, और कोई सा भी नियम है जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, तो आपको ध्यान होगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम, पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित था, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऐसे ही लेंज का नियम भी जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मतलब इसी चित्र की बात करें, पहले वाला जो डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो छड़ चुंबक का एन सिरा आप लेके आ रहे हो किसी कुंडली के पास, तो ये कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है,
तो एन और एन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण। एन और एन के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी जब आप इसको पास लेके आओगे तो हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। क्योंकि एन को एन के पास लाने में हमें बाह्य एजेंसी के द्वारा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो एन को एन के पास लाने के लिए हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ये कौन सा प्रतिकर्षण बल है? चुंबकीय प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। कब? जब आप एन को लेके आ रहे हो। ऐसे जब एस को लेके आओगे तो एस बन जाता है, तो यहां भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब आप एन को दूर लेके जा रहे हो तो ये एस बन गया, तो यहां दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो यहां एन और एस के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आकर्षण बल, क्योंकि ये एस बन गया तो एस एन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। हम इसको दूर लेके जा रहे हैं तो वी हैव टू परफॉर्म सम वर्क, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ऐसे जब एस को हम दूर लेके जाओगे तो यहां भी आकर्षण बल के विरुद्ध ही क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य यानी ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, तो ये कार्य कहां गया? ये हमने जो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करा, यही कार्य उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या लिख सकते हो आप इसको? विभवांतर। यही किया गया कार्य कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है। यही किया गया कार्य कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में क्या हो जाता है भाई? संचित हो जाता है। तो यही है हमारा लेंज का नियम, कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। क्योंकि हम किसी भी चुंबक के किसी भी ध्रुव को लेके आते हैं तो हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस कुंडली या परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। तो लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ये हो गया हमारा लेंज का नियम। चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा और। और देखो इसी में हम प्रेरित धारा और आवेश भी निकाल सकते हैं। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। इनके लिए अपन एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज के लिए हम एक फॉर्मूला या व्यंजक निकाल सकते हैं। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। देखिए, चूंकि हमें पता है अब तो कि फैराडे व लेंज के नियम से, अब आप माइनस लगा के लिखेंगे, फैराडे व लेंज के नियम से जो विद्युत वाहक बल है E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस d∅dt। ठीक है। तो अगर मान लो किसी कुंडली में n फेरे हो तो क्या लिख सकते हैं? देखो, n फेरों के लिए यानी सभी फेरों से इतना विद्युत वाहक बल कनेक्ट हो जाए तो n फेरों के लिए हम क्या लिख सकते हैं?
एन फेरो के लिए E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 1 ये हम जानते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर। ठीक है, तो करंट कैसे निकाल सकते हैं आप जानते हो। देखो, यदि परिपथ का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध की बात हो रही है, यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो बताओ प्रेरित धारा, प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से निकाल सकते हैं। ओम के नियम से देखो, हमें आई निकालना है, ई हमारे पास यानी विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर हमारे पास है, प्रतिरोध हमारे पास है। तो ओम के नियम से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई की वैल्यू पुट कर दो आप। तो यहां से बच्चों आई इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन आर, ई की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। तो यानी मेरे पास जो करंट आएगा आई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। तो ये आ गया हमारा प्रेरित धारा के लिए फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2। आई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। आर परिपथ का कुल प्रतिरोध है, एन फेरों की संख्या है, और डी फाइव अपॉन डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, ओके। अब प्रेरित आवेश की बात करें, देखो चूंकि आपको पता है धारा जो होती है आई, वो आवेश में परिवर्तन की दर के या आवेश प्रवाह की दर के बराबर होती है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है। तो यहां से बच्चों जो डी क्यू इज इक्वल टू आएगा वो क्या आ सकता है, आई डी टी। डी क्यू क्या आएगा, आई डी टी। क्लियर। आई की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, देखो डी क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करो, ये आई की वैल्यू है माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी इंटू में क्या, डी टी। ठीक है बच्चों, माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो यहां हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें मिल गया डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर इंटू में डी फाइव। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और सपोज करो जो हमारे पास चार्ज है, ये देखो मैं इसमें एक स्टेप बढ़ा दूं, समाकलन करते दोनों तरफ क्या कर दें, समाकलन, क्योंकि हमें आवेश निकालना है। dq की वैल्यू मेरे पास है तो समाकलन करते दोनों तरफ। तो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर को बाहर ले ले, समाकलन d5। ठीक है। अब मान लो आवेश है वो 0 से मान लो q तक है, और फ्लक्स है मान लो क्या है, φ1 से लेकर φ2 तक क्या होता है, परिवर्तित होता है। ये प्रेरित आवेश है, 0 से मान लो q तक परिवर्तित हो रहा है, और जो मैं लिमिट ले रहा हूं फ्लक्स की वो φ1 से φ2 है। इसे सॉल्व करें तो देखो ये समाकलन dq का मतलब क्या होता है, q, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से q इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, समाकलन d5 का मतलब क्या होगा, φ, लिमिट कहां से कहां तक, φ1 से φ2। ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको लिमिट रखनी है। तो लिमिट पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस से फिर लोअर लिमिट, यानी क्या आएगा, q माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी φ2 माइनस φ1। तो यहां से हमें क्या मिल गया, q इज इक्वल टू माइनस को अंदर गुणा कर दे कि n अपॉन आर φ1 माइनस φ2। ये हो गया प्रेरित आवेश का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 3। q इज इक्वल टू क्या हो गया, n अपॉन आर φ1 माइनस φ2, n अपॉन आर φ1 माइनस φ2। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। करंट क्या है, I इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। मतलब करंट तो जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर कर रही है। और आप इक्वेशन नंबर 3 से, इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं प्रेरित आवेश जो है, एन फेरों की संख्या कांस्टेंट है, आर प्रतिरोध कांस्टेंट है, Q जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड करता है, φ1 माइनस φ2, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन। यहां परिवर्तन की दर नहीं है, I में तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, Q जो है वो दर पर नहीं, वो फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कितना फ्लक्स में परिवर्तन है।
तो I इज इक्वल टू N/R φ1 माइनस φ2। ये हो गया प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा लेंज का नियम और हमने प्रेरित धारा प्रेरित आवेश के लिए फॉर्मूला भी हमने डिराइव करा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।